K stands for keyboard, V stands for video, and M stands for mouse. तो अब हम इन चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं। बाय सर्वर हार्डवेयर फॉर सर्वर्स, कि जब हम सर्वर्स के हार्डवेयर को खरीदते हैं तो हमें उसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। एक्सटेंसिबिलिटी को हमने देखना चाहिए, ये वो फीचर्स हैं जिसको हमने देखना होता है। मोर सीपीयू परफॉर्मेंस को आप देखें, अच्छा प्रोसेसर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसर हो, हाई परफॉर्मेंस आईओस लगी होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आईओस आपकी अच्छी होंगी उतनी ज़्यादा आपके क्लाइंट साइड के इश्यूज जो हैं वो कम आते हैं। फिर अपग्रेड ऑप्शंस देखें आप उस सर्वर्स के अंदर कि लेट सपोज मैंने इसको अपग्रेड करना हो तो मैं कितने आसानी के साथ इसको अपग्रेड कर सकता हूँ। रैक माउंटेबल हो आपके सर्वर्स के अंदर, जो आप बेसिकली रैक्स के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो रैक बेसिकली जैसे आपकी ये अलमारी होती है, इसी तरह सर्वर्स को रखने के लिए भी रैक्स यूज़ किए जाते हैं। तो सर्वर्स आप बेसिकली खरीदते वक्त देख रहे होते हैं कि ये माउंटेबल हैं या नहीं, मीन्स आसानी से अलमारी के अंदर जो है वो एडजस्टेबल हों। उसके अलावा नो साइड एक्सेसिबल नीड्स, इसका मतलब ये होता है कि अब अलमारी का आप लोग फ्रंट एंड से उसको ओपन करते हैं, साइड से नहीं देख सकते आप, या बैक एंड से। अच्छा, रैक्स जो होते हैं वो बैक एंड से भी देख सकते हैं, फ्रंट एंड से भी देख सकते हैं, बिकॉज बैक एंड के ऊपर आपकी पावर सप्लाईज वगैरह होती हैं, आपकी आईओज नॉर्मली बैक एंड पे लगी होती हैं। तो इसलिए आप बैक एंड वाला जो एंड है उसको भी ओपन रखते हैं और फ्रंट एंड भी ओपन रखते हैं। तो उसका भी आपने ख्याल रखना होता है कि साइड्स जो है वो उसकी वो कवर हों। साइड्स को हमें साइड जो नो साइड एक्सेस नीड्स, मतलब कि साइड्स की हमें ज़रूरत नहीं होती, तो वो कवर्ड होनी चाहिए। फ्रंट एंड को आपके लिए विजिबल हो और बैक एंड विजिबल हो। हाई अवेलेबिलिटी ऑप्शन हो आपके कि वो उसमें एरर्स कम हो, वो 25 और 24/7 आपके लिए अवेलेबल हो। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, जिस वेंडर से आप ये डील कर रहे हैं उनके मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं, किस तरह की मेंटेनेंस आपको वो प्रोवाइड करते हैं। मैनेजमेंट ऑप्शन बेसिकली आपके लाइक रिमोट मैनेजमेंट है, तो वो आपके ऑप्शन बेसिकली मैनेजमेंट प्रोस्पेक्टिव से किस तरीके से ऑप्शन वो आपको दे रहे हैं कि कितने लोग इसको रिमोटली एक्सेस कर सकेंगे, ठीक है, या वो सर्वर जो है वो इस कैपेबल है कि हम उसको रिमोटली एक्सेस कर सकें। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि चूज वेंडर्स नोन फॉर रिलायबल प्रोडक्ट्स। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि सिस्को को रिकमेंड किया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा रिलायबल है, तो इसलिए वो वेंडर आप सेलेक्ट करें जो ज़्यादा रिलायबल हो। और उसके लिए आप क्या करते हैं, आप डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं उनसे कंसल्ट कर रहे होते हैं, एक्सपीरियंस लोगों के साथ आप मीटिंग्स रखते हैं और आप उनसे डिस्कस करते हैं। इसके लिए यहाँ पर देखें द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर गाइड, जिसको SAG-SAG भी कहा जाता है, ये गाइड भी है जो आपको, अगर आपने कोई भी वेंडर है उसको आपने चूज़ करना है तो ये गाइड भी आप स्टडी कर सकते हैं। अगेन मैं वही बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे वो चीज़ें लिखी गई हैं जो कि राइट नाउ हम हमारे लिए इतनी यूज़फुल नहीं है, बट कुछ टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए, लाइक मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, चूज वेंडर, बाय सर्वर। ये टर्म्स हैं जिसके पीछे डिटेल्स है कि अच्छा हमने सर्वर खरीदना है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें देखनी चाहिए, लाइक फीचर्स अभी मैं हमने डिस्कस किए। अब देखिए अंडरस्टैंड द कॉस्ट ऑफ सर्वर हार्डवेयर। अब इस यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आता है कि जितनी ज़्यादा आप स्पेक्स की आप बात करेंगे उतनी कॉस्ट बढ़ेगी। You also need to understand how server features add to the cost of machine। ठीक है, इसको आप अब आपको पता होना चाहिए कि एक रैम की कॉस्ट क्या है। लाइक 8 GB की रैम अगर मैंने बढ़वानी है सिस्टम की तो उसकी कॉस्ट क्या है। तो इस तरह आप कैलकुलेट कर लेते हैं कि मैंने अगर एक सर्वर
थोड़ा सा ज़्यादा स्पेक्स का बनवाना है या मैंने लेना है तो मुझे कॉस्ट कितनी वेरी कर रही होगी। ये कैलकुलेशंस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें, कंसिडर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्पेयर पार्ट्स। तो जो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आपके डिस्कस हुए हैं उनके साथ आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। इसको भी आप थोड़ा सा स्टडी कर लें। आपको बेसिकली इस चैप्टर के अंदर इसको स्टडी करने के बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं उनका आइडिया होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है, रिटर्न मर्चेंडाइज ऑथराइजेशन। वेंडर्स क्या करते हैं, वो आपको जब कोई भी पार्ट डिलीवर करते हैं तो उसके ऊपर आपको एक रिसिप्ट देते हैं। ठीक है, उस रिसिप्ट के ऊपर बेसिकली उसका मकसद होता है रिटर्न मर्चेंडाइज ऑथराइजेशन के लिए वो आपको देते हैं, ताकि लेट सपोज किसी टाइम ये हमारा जो पार्ट है वो ख़राब हो जाता है तो उसको आप डेफिनेटली, आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आप वापस करते हैं। आप वापस करने के लिए आपको वो रिसिप्ट दिखानी पड़ती है, वो टोकन बेसिकली दिखाना होता है, जिससे उनको पता चलता है कि अच्छा ये वारंटी में था, इस पार्ट का हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो वो उस आरएमए की बेस पर आपको वो चीज़ वापस कर देते हैं। ये देखें, द वेंडर जनरली गिव्स द कस्टमर एन आरएमए नंबर फॉर टैगिंग एंड ट्रैकिंग द रिटर्न पार्ट। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म और लिखी हुई है, क्रॉस शिपिंग। क्रॉस शिपिंग बच्चों ये होती है, लेट सपोज आपका एक पार्ट जो है वो ख़राब हुआ, आपने कॉल कर दी, आपने कहा ये पार्ट ख़राब हो गया है, हमें इसकी रिप्लेसमेंट चाहिए। वो कहेंगे ठीक है। अब बिफोर टेकिंग दिस डेड पार्ट, के वो बजाय के एक दफ़ा आए आपसे ये डेड पार्ट ले जाएं और नया पार्ट बाद में फिर दे जाएं, वो क्या करते हैं, वो आपको एक नया पार्ट वो वहाँ से ले जाते हैं और वहाँ यहाँ पर आके नया पार्ट लगा जाते हैं। यानी कि उन्होंने अभी डेड पार्ट जो है उसको रिसीव नहीं किया, उसको देखा नहीं कि ये वाकई ख़राब है या नहीं। वो आपके एंड पे, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। क्रॉस शिपिंग बेसिकली क्या होती है कि आपका जो डेड पार्ट है उसको रिसीव किए बगैर आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आपको पार्ट जो है वो डिलीवर कर जाता है। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज क्रॉस शिपिंग। अब कुछ वेंडर जो हैं वो क्रॉस शिपिंग की सर्विसेज देते हैं, कुछ की नहीं देते। अब डेटा इंटेग्रिटी। डेटा इंटेग्रिटी मीन्स के आपका जो डेटा है बेसिकली वो लीक ना हो। ठीक है, अब अगर आपकी सर्विसेज जो हैं, अब देखें कुछ सर्वर से हम थर्ड पार्टी सर्विसेज लेते हैं, जैसे आपकी क्लाउड की सर्विसेज हैं। क्लाउड की सर्विसेज हैं, ये थर्ड पार्टी सर्विसेज हैं, आपको सर्विसेज दे रहे हैं, आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं कि हमारा जो डेटा है उसकी जो इंटेग्रिटी है वो वायलेट नहीं होनी चाहिए। ये ना हो कि हमारे स्टूडेंट का डेटा आप लीक कर दें, या एक स्टूडेंट का जो डेटा है वो दूसरे स्टूडेंट को विजिबल हो, किसी और क्लाइंट को विजिबल हो। तो इस चीज़ का भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। फिर पुट सर्वर्स इन द डेटा सेंटर, डेफिनेटली जैसा भी मैंने बताया कि सर्वर्स को आपने डेटा सेंटर्स के अंदर रखना है। क्लाइंट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये तो हमने सारा काम प्रैक्टिकल करना है कॉन्फ़िगरेशंस के हवाले से। फिर हम रिमोट कंट्रोल एक्सेस, ताकि हमें फिजिकली डेटा सेंटर रूम में ज़्यादा ना जाना पड़े। अच्छा, यहाँ पर एक और टर्म यूज़ की गई है KVM स्विच की। अब ये KVM स्विच क्या होता है, K स्टैंड फॉर कीबोर्ड, V स्टैंड फॉर वीडियो एंड M स्टैंड फॉर माउस। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं KVM। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपका कीबोर्ड, वीडियो स्क्रीन और माउस सर्वर के साथ आप अटैच कर सकते हैं। नॉर्मली सर्वर्स के साथ ये चीज़ें नहीं लगी होती। आप सर्वर रूम में कभी जाएं, आपको कोई स्क्रीन नज़र नहीं आएगी, LCD कोई नज़र नहीं आएगी। आप कहेंगे ये क्या, रैक्स के अंदर डब्बे पड़े हुए हैं। तो बेसिकली आपके मशीन होती हैं, तो आपने अगर उनको LCD के ऊपर उनका व्यू लेना है तो आप VGA पोर्ट के साथ ये जो KVM स्विच हैं ये आप लगा लेते हैं।
तो इसके अंदर बेसिकली कीबोर्ड होता है, एक वीडियो की स्क्रीन होती है और एक माउस होता है। ठीक है, ये आप साथ अटैच करते हैं और आपको फिर वो जो चीज़ें होती हैं वो नज़र आ जाती हैं। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट चीज़ों का ओवरव्यू यहाँ पर ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब रे टेक्नोलॉजी का जिक्र किया गया है कि जब भी हम डिस्क को बैकअप के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं तो हम कोई ना कोई टेक्निक यूज़ करते हैं। तो ये रेट 1 है, इसको मिररिंग भी कहा जाता है। तो ये इसलिए इसको यूज़, हम रेट्स बाद में पढ़ेंगे, इसलिए इसको मैं यहाँ पे फिल वगैरह डिस्कस नहीं करना चाहता। दैट्स इट। आपका यहाँ पे ये देखें, अब आइसिंग स्टार्ट हो गई है, तो आइसिंग आपने नहीं पढ़नी। जहाँ तक इस चैप्टर की बेसिक्स थी, जैसे ये चैप्टर नंबर आपका था 3, सॉरी चैप्टर नंबर था आपका 4 सर्वर्स का, तो ये 4.1 बेसिक्स हैं। जस्ट आपने बेसिक्स के अंदर टर्मिनोलॉजीज़ को और बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को आपने अंडरस्टैंड करना है। तो दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर।